वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए चल रही है जो जून 24 में होगा। 4 टेस्ट अभी तक इसके कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने भी टेस्ट होंगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेंगोलिन के बारे में। ठीक है, ये है पेंगोलिन। पेंगोलिन इसके ऊपर ये जो शल्क हैं वो केराटिन के बने होते हैं, और जब खतरे की स्थिति होती है तो ये अपने आप को गेंद जैसा आकार में ढाल लेता है ताकि अपने दुश्मन से अपना बचाव कर सके। तो पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी चार चार कथन है यहाँ पर, केवल एक ही सही होगा, इसमें 3 गलत होंगे। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है जो बिलों में रहते हैं और चींटियां तथा दीमक खाते हैं। सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब गलत स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना, यानी 3 सही होंगे, केवल एक ही गलत होगा। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है, यानी मैमल, बिलों में रहता है, चींटी दीमक को खाता है। एशिया में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां हैं: भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन। और पेंगोलिन का जो निवास स्थान है बहुत सीमित है, यानी केवल घास के जंगल और कृषि क्षेत्र। भारत में चीनी पेंगोलिन बिहार में, पश्चिम बंगाल में और असम में पाए जाते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार पूछा था स्लॉथ वियर के बारे में, जिसको रीछ बोलते हैं। 2022 में न्यूज़ में था वो, इसलिए। ठीक है, और जो कॉमन स्क्वायरल है, यानी जो गिलहरी होती है, घरेलू गिलहरी, उस पर भी प्रश्न पूछा गया। तो पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है, बिलों में रहते हैं, चींटी और दीमक को खाता है। ठीक है। और एशिया में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां हैं, ये भी ठीक है: भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, चीनी पेंगोलिन और सुंडा पेंगोलिन। जो चीनी पेंगोलिन है वो बिहार में, पश्चिम बंगाल में और असम में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन इसी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पेंगोलिन का निवास स्थान सीमित नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगह पाया जाता है पेंगोलिन, घास के मैदानों में, कृषि क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय जंगलों में। पेंगोलिन जो है प्राथमिक और द्वितीयक उष्णकटिबंधीय जंगलों में, चूना पत्थर और बांस के जंगलों में, घास के मैदानों में, कृषि क्षेत्रों सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला में मौजूद है पेंगोलिन। तो ऐसा नहीं है केवल घास के मैदानों में और कृषि क्षेत्र में सीमित है, तो गलत है। इसी वाला स्टेटमेंट वही आंसर होगा, तो विकल्प सी गलत है। देखिए, भारतीय पेंगोलिन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जबकि चीनी पेंगोलिन की उपस्थिति बिहार में, पश्चिम बंगाल में और असम में है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। तो डी सही है। बाकी एशिया महाद्वीप में पेंगोलिन की 4 प्रजातियां हैं: भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। पेंगोलिन रात्रिचर स्तनधारी है जो बिलों में रहते हैं, चींटियों को खाता है, दीमक को खाता है तथा पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेंगोलिन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। उनके पास केराटिन के बने सल्क होते हैं और जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं, और खतरे की स्थिति में वह स्वयं की सुरक्षा करने के लिए गेंद की भांति अपने आप को रोल कर लेता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश पुंज के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है क्या? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या टिंडल प्रभाव? यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश पुंज के प्रकीर्णन की घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, छोटी क्लास में। ए है इसका आंसर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए, जब ऊर्जा तरंगें किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी के वातावरण में अनेक सूक्ष्म कण, जैसे कि धुआं हो गया, पानी की बूंदें, धूल या आदि होते हैं। जब प्रकाश की तरंगें इन सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो किरण पुंज चमकने लगता है। यह प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। इन सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को ही बोलते हैं क्या? टिंडल प्रभाव। तो विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होती हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या क्या होता है? समुद्र की गहराई में जल का रंग, आकाश का नीला होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यानी सनराइज और सनसेट के समय जो सूर्य है लाल दिखाई देता है।
बिल्कुल, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का नीला दिखाई देना भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र की गहराई में जल का रंग भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सारी की सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं। डी है इसका आंसर। तो आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सारी की सारी घटनाएं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब इसी तरह का प्रश्न एक ये भी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त, जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त, यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रेनबो इन द स्काई। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त, ये सारी की सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश तरंगे जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो वे अपवर्तित होती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। और अपवर्तन के उदाहरणों में शामिल है टिमटिमाते हुए तारे, आकाश में इंद्रधनुष और जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 4 है यहाँ पर, 4 में से 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। संभारिक का आशय एक ही तत्व के ऐसे परमाणुओं से है जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न या अलग होती है। देखिए, व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, तो गलत है यहाँ पर। जबकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज होता है, वो तो बाहर होता है नाभिक के। पहला वाला यहाँ पर सही है। ये जो सी वाली डेफिनेशन लिखी है ये समस्थानिक के लिए है, जो डी वाली डेफिनेशन लिखी है वो संभारिक के लिए है। जो सी वाली है वो संभारिक के लिए है और जो डी वाली है वो समस्थानिक के लिए है, यानी इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट होगा। इसलिए सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए सही है और बी भी गलत है। देखिए, परमाणु संख्या, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल Z के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो व्यावहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों के, तो दूसरा वाला गलत है ऊपर। बाकी समस्थानिक की बात करेंगे, फिर संभारिक की बात करेंगे। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो वो होते हैं समस्थानिक। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। संभारिक की बात करें तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है उनको। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन की द्रव्यमान संख्या समान है, यानी 40, और कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या पूछ रहे तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और आर्गन की परमाणु संख्या 18। क्रोनोस कभी कभी खबरों में रहता है, समाचारों में रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रोजन, रैंसमवेयर, मेलवेयर, सेलुलर वायरस। क्रोनोस है एक मेलवेयर, सी है इसका आंसर। मेलवेयर क्रोनोस। देखिए, एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा खोजकर्ता ने क्रोनोस नामक एक मेलवेयर विकसित करने के लिए दोषी ठहराया गया है। एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा खोजकर्ता को क्रोनोस नामक मेलवेयर विकसित करने के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो शोधकर्ता है इसने बैंकिंग संबंधी जानकारियां चोरी करने के उद्देश्य से यह मेलवेयर विकसित किया था, क्रोनोस।
अब ये वही शोधकर्ता है जिसने वन्नाक्रे वायरस को रोकने का तरीका खोजने के पश्चात काफ़ी सराहा गया था इसको। ठीक है। अब वन्नाक्रे की बात करें तो वन्नाक्रे वायरस एक क्रिप्टो करेंसी वायरस था जिसे वन्नाक्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस ने मई 2017 में भारत सहित 150 देशों के हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। ठीक है। तो वन्नाक्रे को हटाने के लिए या वन्नाक्रे को पर रोक लगाने के लिए जिस शोधकर्ता को खोजा था उसने ही बना दिया क्रोनोस, जो कि एक मेलवेयर है। क्रोनोस एक प्रकार का ट्रोजन है। ट्रोजन आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजे जाते हैं। ठीक है। और एक बार डाउनलोड होने के बाद यह हमलावरों को, मतलब जो इसको भेजता है उसको आपका वित्तीय डेटा दे देगा, ईमेल और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करा देगा। और क्रोनोस पहली बार वर्ष 2014 में एक रूसी भूमिगत मंच पर ऑनलाइन दिखाई दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में भारत के निर्वाचन आयोग से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे ये भी एक तरीका है, 3 स्टेटमेंट बनाकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करता है। मूल रूप से आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद यह बहु सदस्य निकाय बन गया। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? अच्छा, ये पूछ रहा कितने सही नहीं है, उपरोक्त में से कितने सही नहीं है, कितने गलत पूछ रहा है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या डी वो नया वाला पैटर्न यूपीएससी वाला जो कूट बनाकर पूछती है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग, लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव तो राज्य का निर्वाचन आयोग करता है ना। भारत का निर्वाचन आयोग थोड़ी, तो पहला गलत हो गया, यानी मिनिमम एक तो गलत होगा। मूल रूप से आयोग में उस समय जब ये आयोग बना था 1950 में, तो मूल रूप से आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता था। चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है यहाँ पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की नहीं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो है, उसके साथ एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद ये बहु सदस्य निकाय बन गया। ये चीज़ ठीक है। ठीक है, यानी एक हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त पहले, एक हो गया अन्य चुनाव आयुक्त। तो अब एक और हो गया, तो अब होते हैं एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो दूसरा वाला सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, ये भी ठीक है। तो 2 मिनिमम ठीक हो गए यहाँ पर। अब गलत पूछ रहा है, गलत केवल एक ही गलत है यहाँ पर, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं की देखरेख व प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और इस आयोग का जो सचिवालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव का प्रबंधन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन ये करता है। लेकिन जो राज्य की नगर पालिकाएं और पंचायत के चुनाव हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य के चुनाव आयुक्त की है। ठीक है, राज्य का चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। तो पहला वाला गलत हो गया। बाकी संरचना की बात करें तो मूल रूप से इस आयोग में एक चुनाव आयुक्त होता था, किंतु चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद यह एक बहु सदस्य निकाय बन गया। तो अब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियां और वेतन होते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी निर्वाचन आयोग को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहयोग करता है। जो राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। बाकी आयुक्त की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें इसमें, तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। वे 6 वर्ष की निश्चित अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए अपनी पद पर बने रहते हैं। आयुक्तों का रिमूवल प्रोसेस की बात करें
तो आयुक्त स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय प्रतिभूति बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाली इकाई को जमानती बॉन्ड प्रदान किया जाता है। एक जमानती बॉन्ड को अपने सरलतम रूप से एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्य के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी देता है। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रतिभूति बॉन्ड से रिलेटेड ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। तो एक प्रतिभूति बॉन्ड को उसके सरलतम रूप से किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिए एक लिखित समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह त्रिपक्षीय समझौते वाला एक विशेष बीमा है। तो दूसरा वाला सही है। पहला वाला भी सही है। बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से परियोजना प्रदान करने वाली इकाई को जमानती बॉन्ड प्रदान किया जाता है। इससे ठेकेदारों को केवल बैंक गारंटी पर निर्भर हुए बिना अपनी परियोजनाओं के फाइनेंशियल क्लोजर में मदद मिलेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। मनी बिल यानी धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और इन तीन में से कितने सही होंगे वो बताना है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए लेकिन यह राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देखिए, जब हम पॉलिटी वाली पीसीएस वाली सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे थे तो सारे इन प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए लेकिन राज्यसभा में नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को किसी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, वो केवल साधारण विधेयक के मामले में है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं है। तो कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं। परिभाषा, धन विधेयक एक वित्तीय कानून है जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी खर्च और उधार से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उसका अंतिम निर्णय किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। प्रक्रिया की बात करें तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए किंतु राज्यसभा में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है लेकिन उसमें संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान शामिल नहीं है, वो साधारण विधेयक के लिए है केवल। तो 2 स्टेटमेंट सही हो गए, तीसरा वाला गलत हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है डीप ओशन मिशन DOM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 है, कौन सा सही होगा? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में खोज के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कोई और मंत्रालय? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही है। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट है। यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, भारत जो है समुद्र की गहराई का पता लगाने और उसका दोहन करने के लिए एक ऐतिहासिक डीप ओशन मिशन की तैयारी कर रहा है। यह एक ऐसी सीमा है जिसके बारे में काफ़ी कम जानकारी प्राप्त है तथा इसमें वैज्ञानिक व आर्थिक लाभ की अपार संभावनाएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देश पहले ही गहरे समुद्री मिशन में सफलता हासिल कर चुके हैं। अब भारत की बारी है। भारत का डीप ओशन मिशन भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमताओं का विकास करना है। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।